हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 7 भूगोल का अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, आपको समझ में आया होगा। चैप्टर नंबर 2 जिसमें बताया गया कि पृथ्वी के अंदर आखिर क्या क्या है। तो पृथ्वी के बारे में आपको पता है कि पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और पृथ्वी के अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अंदर परिवर्तन होता है तो आपके दिमाग में बात आती होगी कि आखिर है क्या। ज़मीन में हम लोग कितना नीचे तक जाते हैं अगर देखा जाए तो हमारे आसपास तो सिर्फ हम ज़मीन के अंदर उतना ही जाते हैं जितना हमारी बोरवेल जाती है या फिर हमारे यहाँ पर खान है। तो विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। ये तो बात होगी पृथ्वी के अंदर 6 किलोमीटर तक। लेकिन अगर हम बात करें तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, जैसे कि ये पृथ्वी एक वृत्ताकार है और पृथ्वी की ये जो त्रिज्या, जहाँ से आप अगर पूरी त्रिज्या को कवर कर लेंगे तो पृथ्वी के केंद्र पर पहुँच जाएंगे, तो ये है 6370 किलोमीटर। तो अभी तो हम सिर्फ 6 किलोमीटर तक ही अंदर गए हैं, बाकी उसके नीचे क्या है वो आज तक पता नहीं है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मालूम कैसे चला, हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया और बहुत सारे अध्ययन के बाद कुछ बातों का मालूम किया। तो पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या। पृथ्वी एक प्याज की तरह है जो कि परत बाई परत बनी हुई है, यानी कि पृथ्वी के पूरे पृथ्वी का जो पदार्थ है वो एक ही पदार्थ नहीं है। तो पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपरी जो परत है जहाँ पर हम रहते हैं उसे बोलते हैं परपटी, या इंग्लिश में क्रस्ट बोल सकते हैं, CRUST। तो परपटी जो है वो सबसे पतली परत है, इसे याद रखिए। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? परपटी। तो परपटी के ऊपर दो चीज़ें आती हैं, एक तो जमीन और एक पानी। जमीन यानी कि महाद्वीपीय जो एरिया है, तो महाद्वीपीय एरिया में जो परपटी है वो 35 किलोमीटर तक मोटी है, क्योंकि महाद्वीपों में पर्वत भी आ जाते हैं, नॉर्मल ज़मीन भी, मैदान भी हैं, तो वहाँ पर एवरेज 35 किलोमीटर तक। और जो समुद्र की सतह वहाँ पर केवल 5 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। समुद्र की सतह में आप कहाँ मापेंगे? जहाँ पर पानी नीचे खत्म हो जाता है तब। अभी जो ऊपर की जो परपटी है, तो ऊपर की परपटी में दो हो गए, एक तो महाद्वीपीय परत हो गई और एक हो गई, जैसे कि यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है, ये हो गई महाद्वीपीय परपटी, जहाँ पर पर्वत भी हैं, मैदान भी हैं। और यहाँ पर ये महासागर है और महासागर के नीचे की जो जमीन है उसे बोला जाता है महासागरीय परपटी। तो महाद्वीपीय परपटी 35 किलोमीटर एवरेज और महासागरीय परपटी पर जो परपटी है वो 5 किलोमीटर एवरेज तक मोटी है। तो महाद्वीपीय जो संयति है वो मुख्य रूप से ये जो भाग है वो सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बना हुआ है। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सेल, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम मिलकर के बनाते हैं, इसलिए सेल बोला जाता है, SIAL। और जो महासागरीय परपटी है वो बनी होती है सिलिका और मैग्नीशियम से स्पेशली, इसीलिए उसे बोला जाता है सीमे, यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो इसे बोल दिया सीमे, SIMA। अभी जो इस परपटी, ये ऊपर वाली परपटी की बात हो गई, उसके नीचे है मेंटल। मेंटल जो कि सबसे चौड़ी परत है, यह 2900 किलोमीटर के आसपास तक है। और उसके बाद का जो नीचे जो तीसरी परत है उसे बोला जाता है क्रोड। और ये है आंतरिक क्रोड, ये बाह्य क्रोड। क्रोड को दो पार्टों में बांटा गया है, ये मेंटल है और ये परपटी है। स्थल मंडल यहाँ पर है, जो कि मेंटल का ऊपर का थोड़ा सा भाग जो दलदली भाग है और ऊपर का जो परपटी को मिलाकर के बनता है स्थल मंडल। परपटी के ठीक नीचे मेंटल है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक है और इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है जो मैंने आपको बताई। अभी परपटी कितनी पतली है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है और 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। तो जो मेंटल है उसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है और मेंटल मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है। सॉरी, यहाँ पर मेंटल की बात नहीं, यहाँ बात हो रही थी क्रोड की। मेंटल जो थी वो 2900 किलोमीटर थी। उसके बाद जो है क्रोड जिसमें बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड है, उसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। और जो क्रोड है वो बनी है निकिल और लोहे, यानी कि निकिल मीन्स Ni और लोहा मीन्स फेरस, Fe। तो NiFa को ऐड करके बोला जाता है निफे। और केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफ़ी हाई होता है, बहुत ज़्यादा उच्च होता है।
अभी आपको पृथ्वी की तीनों परतों के बारे में मालूम चला, एक बार फिर से देखें। परपटी जो कि महासागरीय एरिया में होती है 5 किलोमीटर और महाद्वीपीय एरिया में 35 किलोमीटर। उसके बाद मेंटल जो कि 2900 किलोमीटर, और फिर है ये क्रोड, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को मिलाकर के होता है 3500 किलोमीटर तक मोटी होती है। अभी बात हो रही है सेल और खनिजों के बारे में। तो सेल क्या होते हैं? पृथ्वी की जो परपटी है, यानी कि पृथ्वी का जो ऊपर का एरिया, वो अनेक प्रकार के सेलों से मिलकर बना है। तो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक पिंड कोई भी खनिज पदार्थ का है उसे सेल ही बोला जाता है। सेल अलग अलग रंग, आकार और गठन के हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सेल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित सेल। अब यहाँ पर इनके नाम भी दिए हैं दूसरी लैंग्वेज में: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामोर्फिक। यहाँ पर इग्नियस का लैटिन शब्द होता है इग्निस, जिसका मतलब होता है अग्नि। तो आग्नेय सेल से आप अग्नि को लिंक कर सकते हैं। अवसादी सेल यानी कि सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंटम, जिसका अर्थ होता है स्थिर। और मेटामोर्फिक, ग्रीक शब्द मेटामोर्फोस, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। तो यहाँ कायांतरित या रूपांतरित सेल उनको बोला जाता है, रूप परिवर्तन हुआ हो। सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय सेल के बारे में। तो ज्वालामुखी के अंदर जो मैग्मा होता है, यानी जो लावा होता है, मैग्मा को ही लावा बोलते हैं। तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर जब ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। जो लावा बाहर निकलता है जब वो ठंडा होता है तो उस ठंडे लावा को से बने सेल बोले जाते हैं आग्नेय सेल, या फिर इन्हें प्राथमिक सेल भी बोला जाता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। अभी अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल कौन से होते हैं? जब कोई ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है तो आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है। वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल करके सतह पर आता है। जब जो गर्म लावा या जो द्रव की तरह बना हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और ठंडा हो जाता है तो परपटी पर इस प्रकार से बने सेल बोले जाते हैं बहिर्भेदी आग्नेय सेल। जो बहिर्भेदी आग्नेय सेल है, इनकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहिर्भेदी आग्नेय सेल का बेसाल्ट, जो डेक्कन प्लेटू है, दक्कन का जो पठार है, वो बेसाल्ट सेलों से ही बना है, इस बात को याद रखें। और जो द्रवित मैग्मा यानी कि जो लावा है, कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, जो बाहर नहीं आ पाता है और अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो उस प्रकार से जो सेल बनते हैं उनको अंतर्भेदी आग्नेय सेल बोले जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि लावा के ठंडे होने से जो सेल बनते हैं वो आग्नेय सेल ही होते हैं। जो अंदर रह जाता है वो अंतर्भेदी, जो बाहर है वो बहिर्भेदी। तो ग्रेनाइट जो एग्जाम्पल है वो अंतर्भेदी आग्नेय सेल का होता है। तो ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है ग्रेनाइट। मसाले या फिर दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। ग्रेनाइट क्या है? चट्टानों से मिलता है, तो वो अंदर ही अंदर जो लावा ठंडा हो जाता है तो उसे बोलते हैं ग्रेनाइट। ये तो बात हो गई आग्नेय सेल की। अभी बहुत सारे सेल हैं वो लुढ़क कर, चटक कर और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अवसाद किसे बोलते हैं? जो सेल जब टूट जाते हैं जब, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं, और ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर सेल में बदल जाते हैं, एक कठोर सेल की परत बनाते हैं, और इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। यानी कि जो सेल होते हैं जब वो सेल टूट करके इकट्ठे हो जाते हैं और जब वो दबकर एक कठोर सेल में बन जाते हैं, बदल जाते हैं, तो इस प्रकार के सेलों को बोला जाता है अवसादी सेल। जैसे कि बलुआ पत्थर, रेत के दानों से बनता है बलुआ पत्थर। तो इन सेलों में पौधे, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। जीवाश्म मीन्स होता है सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को बोला जाता है जीवाश्म। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। तो कायांतरित सेल कौन से होते हैं? जो आग्नेय और अवसादी सेल ऊपर आपने पढ़े हैं, वो जब हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर की वजह से उनका जो उनका रूप है वो बदल जाता है, तो उन्हें बोला जाता है कायांतरित या रूपांतरित सेल। जैसे कि चिकनी मिट्टी अधिक दबाव में, अधिक टेम्परेचर में स्लेट में बदल जाती है, और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सेल जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं।
क्योंकि सेलों की वजह से या सेल का उपयोग हम सड़क बनाने, घर और इमारत बनाने के लिए करते हैं, और पत्थरों के बहुत सारे उपयोग हैं जिन्हें हम खेल में भी यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लाल किला बताया गया है, लाल बलुआ पत्थर से बना, ये भी एक तरीके का सेल है, और सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल, ये भी सेल है। अभी एक होता है सेल चक्र। सेल चक्र का मतलब होता है कि जितने भी तरीके से सेल बनते हैं, आग्नेय, अवसादी या रूपांतरित, ये सभी सेल धीरे धीरे परिवर्तित होकर के या फिर निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। तो एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। जैसे सबसे पहले बताएं, जो द्रवित या पिघला हुआ जो गर्म मैग्मा होता है वो ठंडा होकर के ठोस आग्नेय सेल बनाता है, और आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाता है जो अवसाद कहे जाते हैं, और उनसे अवसादी सेल का निर्माण होता है। अब ताप और दाब के कारण ये आग्नेय सेल और ये अवसादी सेल, ये दोनों के दोनों रूपांतरित सेल भी बन जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा ताप और दाब दोबारा बनता है, इन पर रूपांतरित सेलों के ऊपर पड़ता है, तो ये पुनः पिघल करके मैग्मा बन जाते हैं, और मैग्मा पुनः ठंडे होकर के आग्नेय सेल, अवसादी सेल बन जाते हैं। इस तरीके से ये सेल चक्र चलता रहता है। जो सेल हैं वो विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ये बात याद रखें खनिजों के बारे में कि खनिजों में और दूसरी चीज़ों में अंतर क्या होता है। खनिज जहाँ पर भी मिलता है उनका एक निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है, यानी कि जो भी फिजिकल जो उसके जो क्वालिटीज़ हैं वो हमेशा सेम रहती हैं, और एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। इसीलिए वो खनिज क्लासिफाइड किए जाते हैं, वर्गीकृत किए जाते हैं, अलग अलग नाम लिए जाते हैं उनके गुणधर्मों की वजह से। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, और इनका उपयोग उद्योगों, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम। ये औषधि में भी यूज की जाती हैं, और कोयला वगैरह ईंधन के लिए यूज किए जाते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं। पृथ्वी की 3 परतें क्या क्या हैं? पृथ्वी की 3 परतों में आप देख सकते हैं परपटी है, उसके बाद मेंटल है और क्रोड है। सेल क्या होते हैं? तो सेल के बारे में मैंने आपको बताया है कि सेल जो कि आप देखते हैं परपटी में जो भी चीज़ें हैं, परपटी जिससे बनी होती है वो सब सेल है। जो खनिज जो प्राकृतिक रूप से परपटी बनाते हैं। और 3 प्रकार के सेलों के नाम, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल या रूपांतरित सेल। बहिर्वेदी और अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? जो लावा जो अंदर ही ठोस बन जाता है उसे अंतर्वेदी सेल, और जब लावा बाहर आकर के परपटी पर जो ठोस बनता है उसे बहिर्वेदी सेल। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? सेल चक्र के बारे में आपको बताया था कि सेल धीरे धीरे करके सभी सेल एक निश्चित दशा के बाद एक दूसरे में बदलते रहते हैं। सेलों के क्या उपयोग है? सेलों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। इमारतें बनाना, सड़कें बनाना, इस तरीके के बहुत से काम है जो सेल से होते हैं। कायांतरित सेल क्या है? जब हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर, उच्च दाब और उच्च ताप पर आग्नेय और अवसादी सेलों का जब रूपांतरण हो जाता है तो उसे कायांतरित सेल कहा जाता है। द्रवित मैग्मा से बने सेल कौन से कहे जाते हैं? आग्नेय सेल। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? क्रोड। सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण है? ये खनिज के उदाहरण है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो है अवसादी सेल। और पृथ्वी की सबसे पहली परत कौन सी है? परपटी। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे इस चैप्टर से वो मैंने आपको बता दिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगले चैप्टर के लिए आप बने रहिए एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।